आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत यूपी के गोरखपुर से, जहां पर एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। गोरखपुर के राजघाट इलाके में इस इमारत में कपड़े का बड़ा गोदाम था। कपड़ों की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां नाकाफी साबित हुई। आग के तांडव से निपटने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। एयरफोर्स की ओर से 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग के बीच से कपड़े के सामान को बुझाने के चक्कर में गोडाउन का एक कर्मचारी झुलस गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इमारत में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि एक कर्मचारी को छोड़कर बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हादसे से एक बात सामने आई कि गोरखपुर प्रशासन के पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। एक जगह की आग बुझाने के लिए ही फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए और गाड़ियां कम पड़ गईं। शिमला में सेना की एक पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और बिल्डिंग धू धू कर जलने लगी। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। इमारत जल जाने से खासा नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सेना की इमारत 150 साल पुरानी थी। इसे सेना के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बनाया गया है। आग की वजह की जांच की जा रही है। पीएम ने रेडियो के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए विदेशों में जमा काले धन की पाई वापस लाने की बात कही। जहां तक काले धन का सवाल है, भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। पीएम ने लोगों से कहा कि आप प्रधान सेवक बातों पर भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा काले धन को वापस लाने की मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पर आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। अपने रेडियो संदेश में पीएम ने काले धन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी को पता नहीं कि विदेशों में कितना काला धन जमा है। न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने पीएम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी अब कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितना काला धन विदेशों में है। पीएम के बयान के बाद काले धन पर बनी एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि विदेशों में जमा कितना काला धन भारत लौट पाएगा। एसआईटी चीफ जस्टिस एमबी शाह ने यह भी कहा कि प्राइवेसी क्लाउज में विदेशों के काला धन रखने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दूसरी बार रेडियो के जरिए देश से मन की बात की। उन्होंने देश के युवाओं के लिए नशे की लत को अभिशाप बताया। पीएम ने कहा कि देश में सफाई अभियान का असर दिखाई दे रहा है। बच्चे इन दिनों स्कूल जाते हुए रास्ते में कूड़ा कचरा उठाते हैं। उन्होंने कहा इसे जन आंदोलन का रूप देना होगा। पीएम ने सरहद पर तैनात जवानों के जज्बे की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। उन जवानों को मैं सलाम करता हूं। पीएम ने लोगों से एक बार फिर से अपने अनुभव जानकारियां साझा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप मुझे चिट्ठी लिखें, मैं जरूर आपकी बात सुनूंगा और सुझावों पर अमल करूंगा। देश भर में लोगों ने जगह जगह रेडियो पर पीएम के संदेश को सुना। पीएम के भाषण को लेकर लोग बेहद उत्साहित दिखाई दिए। मीडिया से बदसलूकी में फंसे दामाद रॉबर्ट वाड्रा से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सोनिया खुद वाड्रा के घर गई थी। मीडिया से बदसलूकी के बाद विवादों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई। दरअसल हरियाणा के लैंड डील पर सवाल पूछे जाने पर वाड्रा एएनआई के रिपोर्टर पर भड़क उठे थे और एएनआई का माइक झटक दिया था। I mean, are you serious? Are you serious? Are you serious?
Are you serious? लैंड डील पर सवाल पूछे जाने से रॉबर्ट वाड्रा इस कदर गुस्सा हो गए कि उन्होंने एएनआई के रिपोर्टर को भला बुरा कह दिया और कैमरा बंद करने की नसीहत भी दे डाली। It's a mistake. Put your camera off. Are you serious? एएनआई के रिपोर्टर को वाड्रा ने पागल और बेवकूफ तक कह दिया। वाड्रा ने रिपोर्टर से यह भी कहा कि वो सही आदमी नहीं है जिसे जवाब दिया जाए। What's wrong with you? And you're the right person to answer to. वाड्रा ने एएनआई रिपोर्टर से बदसलूकी करने के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों को ये आदेश भी दिया कि फुटेज डिलीट करवाओ। ये वहां से डिलीट कराइए, डिलीट कराओ। ये वहां से डिलीट कराइए, डिलीट कराओ। वाड्रा के दफ्तर से कहा गया है कि एक प्राइवेट इवेंट था जहां मीडिया को नहीं होना था। वाड्रा ने सोचा कि कोई प्राइवेट फोटोग्राफर सवाल पूछ रहा था। ये जानकारी नहीं थी कि वो एएनआई का रिपोर्टर था। वाड्रा ने मीडिया से बदसलूकी की, लेकिन कांग्रेस को ये छोटी बात लगती है। राशिद दलवी ने कहा, मीडिया छोटी सी बात को बतंगड़ बना रहा है। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि हैरानी है कि वाड्रा की छोटी सी घटना को मीडिया इतना ज्यादा कवरेज दे रहा है। एक प्राइवेट सिटीजन को बेवजह तंग किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता शाहना एनसी ने कहा है कि वाड्रा ने जिस तरह से फुटेज डिलीट करने की बात कही, उससे साफ है कि दाल में कुछ काला है। जिस अंदाज से उन्होंने ना सिर्फ हाथ उठाया, फिर उनके एसपीजी को कहा कि पूरा फुटेज जो है डिलीट कीजिए, इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है। एएनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश ने कहा कि उनकी लीगल टीम पूरी फुटेज देखने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। जो ये इवेंट हुआ है वो सैटरडे को हुआ है ये हादसा, तो अभी हमारी लीगल टीम जो है वो अब इसको देखेगी, फुटेज एग्जामिन करेगी और देखेंगे हम कि आगे क्या करेंगे। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के सचिव एनके सिंह ने कहा कि वाड्रा को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और मीडिया का आदर करना सीखना चाहिए। उधर वाड्रा लैंड डील पर बड़ा खुलासा हुआ है। कैग के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हुड्डा ने सीएम रहते नियम तोड़े, जिससे वाड्रा को करोड़ों का मुनाफा हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि हुड्डा सरकार को लैंड डील के लिए वाड्रा से 41 करोड़ 50 लाख रुपए वसूलने थे, लेकिन 14 करोड़ 34 लाख में ही जमीन वाड्रा को दे दी गई। 14 करोड़ 34 लाख में जमीन खरीदने के बाद वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ को ये जमीन 58 करोड़ में बेच दी। इस लैंड डील से वाड्रा को एक झटके में 43 करोड़ 66 लाख की कमाई हुई। वाड्रा लैंड डील को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और जनता के हित में हर काम होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह और शहरी विकास समेत कुछ अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। कैबिनेट मंत्री एकनाथ खड़से को राजस्व, कृषि, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों का जिम्मा सौंपा गया है। सुधीर मुनगंटीवार को वित्त और योजना मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने वन मंत्रालय भी उनको दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विनोद तावड़े को शिक्षा, खेल, संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। साथ ही मराठी भाषा मामले का जिम्मा भी उन्हें सौंपा गया है। मंत्री प्रकाश मेहता को उद्योग और खनिज मंत्रालय मिला है। इसके साथ ही उन्हें संसदीय मामले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चंद्रकांत पाटिल को सहकारिता और टेक्सटाइल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास, जल संसाधन और महिला व बाल विकास की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री विष्णु सावड़े को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 2 राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिलीप कांबले को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय का राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर भारतीय चेहरा विद्या ठाकुर को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें जल संसाधन और महिला बाल विकास की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के समर्थन को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन होगा तो शिवसेना से ही। एक बात मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि गठबंधन अगर होगा, सरकार में अगर हमारे साथ कोई आएगा तो शिवसेना आएगी, नहीं तो हम हमारे बलबूते पर चलेंगे।
दूसरा कोई सरकार में हमारे साथ गठबंधन में आने का मुझे कोई चांस अभी तो नहीं दिखता। देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनकी सरकार आदर्श और सिंचाई घोटाले की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर अलग विदर्भ का फैसला लिया जाएगा। हमें तो राजधर्म का पालन करना है और राजधर्म ये कहता है कि जहां जहां घोटाला हुआ है, जहां जहां घपला हुआ है, जहां जहां सरकार के पैसे का में अनियमितता हुई है, ऐसे हर जगह की हमने तफ्तीश करनी चाहिए। वो नियम के अनुसार तफ्तीश होगी। तफ्तीश होते समय व्यक्ति कौन है इसका विचार हम नहीं करेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे कुर्सी बचाने के लिए नहीं, जनता के हित के लिए सरकार चलाने के लिए कहा है। जी ने कहा, देवेंद्र, सरकार बचाने के लिए सरकार मत चलाओ, जनता के लिए सरकार चलाओ, सरकार बचेगी और अगर नहीं बचेगी तो जनता वापस चुनकर देगी। मैं ऐसा मानता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि हम महाराष्ट्र में स्वतंत्र रूप से काम करेंगे क्योंकि केंद्र में भी हमारी ही सरकार है। आज दिल्ली हमारे लिए बड़ा भाई है। हमको इस बात का सुकून हमेशा रहेगा कि हमारे ऊपर नजर रखने वाला और हमको मदद देने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और इसलिए हम निर्धास्त होकर, बिंदास्त होकर यहां पर काम कर पाएंगे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार में शिवसेना के शामिल होने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 दिनों में इस पर फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि शिवसेना डिप्टी सीएम का पद और मंत्रिमंडल में 1/3 हिस्सा चाह रही है, जिसे लेकर पेंच फंसा हुआ है। उधर सूत्रों से यह भी खबर है कि बीजेपी शिवसेना को डिप्टी सीएम पद नहीं देना चाहती, हालांकि 10 मंत्री पद देने को तैयार है। शनिवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 21 अक्टूबर को अहमदनगर में हुए दलित हत्याकांड की जांच के आदेश भी दिए। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फडणवीस के सीएम बनने के बाद राज की ये पहली मुलाकात थी। राज ठाकरे ने फडणवीस के सामने अहमदनगर दलित हत्याकांड का मुद्दा उठाया और इस घटना पर ठीक से ध्यान देने की गुजारिश की। एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने कहा कि वो टूरिज्म पर सीएम को प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने कहा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके पास कई आइडियाज हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी भरी ये कॉल दुबई के एक नंबर से आई है। शहनवाज ने इस बाबत दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस उस फोन नंबर का पता कर रही है जिससे धमकी मिली थी। शनिवार को प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स को हाई टी पार्टी दी। पीएम ने पार्टी में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स से कहा कि वो बिना किसी डर के फैसले लें। कन्नौज पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी की शहादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को आजादी अहिंसा से नहीं, लहू की कीमत पर मिली है। साक्षी महाराज पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। मीडिया में एक विवादित बयान देने को लेकर उन्नाव कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साक्षी महाराज ने आजम खां पर भी निशाना साधते हुए उन्हें सत्यानाशी कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम ने आजम पर लगाम नहीं लगाई तो एसपी का सत्यानाश हो जाएगा। साक्षी महाराज ने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अपने पीएम को ना बुलाना और पाकिस्तानी पीएम को बुलाना राष्ट्र का अपमान है और ऐसे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों से सुर्खियों में आए बीजेपी के कद्दावर विधायक संगीत सोम ने शाही इमाम बुखारी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके समारोह में पाकिस्तानी पीएम को बुलाना शर्मनाक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी जामा मस्जिद के शाही इमाम के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी को न्योता भी नहीं मिला है। बुखारी ने न्योता देने का दावा किया था। यूपी के मथुरा में गोकुल बैराज पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 500 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मथुरा में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। यूपी के मेरठ में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 3 लोगों की हत्या कर दी। लड़कों पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खूनी वारदात ब्रह्मपुरी इलाके में एक रेस्टोरेंट में हुई। बदमाशों की फायरिंग में रेस्टोरेंट मालिक का बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर कोई परिचित थे।
दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक मकान मालिक ने अपनी बेटी से रेप करने वाले किराएदार की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नाबालिग से रेप का है। लड़की को घर पर अकेली पाकर किराएदार ने उससे रेप किया। उसने वारदात के बाद लड़की को धमकाया भी। जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो मामला सामने आया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बीएसपी सरकार में मंत्री रहे वेदराम भाटी के बेटे को गोली मार दी। जख्मी रविंदर भाटी को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद के बाद बाइक सवार बदमाशों ने 18 साल के एक लड़के को गोली मार दी। लड़के की हालत गंभीर है। दिल्ली के द्वारका में बदमाशों ने घर में घुसकर 25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी दिलीप कुमार नाम के डॉक्टर के घर पर हुई। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़ गहने और कैश चुरा लिए। साथ ही महंगे मोबाइल लैपटॉप पर भी हाथ साफ किया। डॉक्टर का परिवार घर से बाहर था। मौका देखकर चोरों ने धावा बोला। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 2 बच्चों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। कैमरे में एक छोटा सा लड़का और लड़की चोरी करते हुए दिखाई दिए। दोनों बच्चे शादी समारोह के दौरान बड़ी सफाई से एक बैग चुराकर फरार हो गए। बैग में ज्वेलरी, कैश, मोबाइल रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ की हेराफेरी करने के आरोप में एक शातिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरज्ञान एटीएम में पैसे डालने वाली कंपनी में काम करता था। यूपी के लखनऊ में एक व्यापारी से 37 लाख रुपए की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आगरा के गुलाबनगर इलाके में एक कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ और दीवार धराशायी हो गई। दीवार के नीचे 8 लोग दब गए, जिनमें से 4 को निकाल लिया गया है। यूपी के हरदोई में बदमाशों ने दारोगा को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने समाजवादी पार्टी के नेता रोहित चौधरी की पिटाई कर दी। पीड़ित नेता की नाक की हड्डी टूट गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार में 8 साल की नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। 27 साल का आरोपी लॉ का छात्र है। बेंगलुरु पुलिस ने स्कूल में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल विजयंती और डायरेक्टर प्रमोद आर्या को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ बच्चों की हिफाजत के लिए बने विशेष कानून पॉस्को की धारा 21 के तहत मामला भी दर्ज किया है। यूपी के कानपुर में एक दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पति पत्नी केमिकल का कारोबार करते थे। यूपी के सुल्तानपुर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर 2 हफ्ते पहले व्यापारी से 95,000 की लूट का खुलासा किया। हरियाणा के नरवाना में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं।